द हिंदू का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी इन्फोर्स्ड सेज प्ली इन सुप्रीम कोर्ट। प्ली मिस होता है याचिका, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और पिटिशनर ने क्या बोला है? पिटिशनर ने बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सिबल बनाना चाहिए कानून के माध्यम से। ये मतलब ऐसा कुछ इन्होंने चाहा है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कुछ इस प्रकार बनाया जाए कानून के माध्यम से ताकि जो लोग भी उसका पालन ना करें तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार की ये कुछ मांग कर रहे हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है? आप सब ने जहाँ पर भी पढ़ाई की होगी तो आपने अगर कोई गवर्नमेंट बुक या सरकारी किताब देखी होगी तो उसके पीछे आप देखते हो तो वहाँ पर आपको दिखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हैं, आर्टिकल 51A में है, 51A में है और ये हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी गई हैं। तो हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो नहीं देखना है, हालांकि आप अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए हमारे जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में। चलिए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि हम इस मुद्दे को आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इशूड अ नोटिस टू द सेंटर एंड स्टेट्स। पहला आर्टिकल जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और स्टेट को एक नोटिस इशू किया है। क्यों? ये समझिए। टू रिस्पॉन्ड टू अ पिटीशन टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। उस पिटीशन का रिस्पॉन्ड करने के लिए जो एक व्यक्ति ने दायर की है याचिका कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्सिबल बनाया जाए। तो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं इसको थोड़ा यहाँ विस्तार से लिखा गया। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका आई और याचिकाकर्ता या पिटिशनर ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सिबल बनाना चाहिए, कानून के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए राज्यों से और केंद्र से जवाब मांगा है कि आप बताइए कि आपका इस संबंध में क्या जवाब है। ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं और क्या ये हमारे संविधान में शुरुआत से शामिल थी या बाद में शामिल की गई हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है वो बेसिकली अगर हम देखें किस देश के संविधान से इंस्पायर्ड होकर या प्रेरित होकर किया गया है, तो सोवियत यूनियन जिसे हम बोलते थे, यानी जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, या आप ऐसे समझो कि एक पहले बहुत बड़ा देश था जिसको हम बोलते थे सोवियत यूनियन, 1991 के आसपास उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। सोवियत यूनियन बहुत छोटे छोटे देशों में टूट गया। उन टुकड़ों में जो सबसे बड़ा टुकड़ा था उसको हम आज किस नाम से जानते हैं? रशिया नाम से। तो हमको क्या याद रखना है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है वो किस देश से इंस्पायर्ड हैं? तो सोवियत यूनियन या रूस ऑप्शन में हो सकता है। दूसरी बात कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के प्रारंभ से ही भारत के संविधान में शामिल थी? तो बिल्कुल नहीं शामिल थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के संविधान में शामिल किया गया था। अब संविधान में कुछ शामिल किया जाएगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 किया गया। इस समय भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी का एक जो उनका सामान्य ये मानना था कि अगर अधिकार दिए गए हैं तो ज़रूरी है कि नागरिक कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का या मूल कर्तव्य का भी पालन करें, और सही भी थी वो अपनी जगह। अब भारत के संविधान में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 किया गया। इसके माध्यम से भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A और साथ ही साथ एक नया पार्ट जोड़ा गया पार्ट 4A। तो इस बात को याद रखना, ये दोनों चीज़ें स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के संविधान में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 शामिल किया गया। इसके माध्यम से भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A। साथ ही साथ भारत के संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया 4A। तो इस बात को
याद रखना, पहला अगर आप भारत के संविधान का पार्ट देखोगे तो वो किसकी बात करता है, वो बेसिकली देखोगे तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज या स्टेट और यूनियन की बात करता है। दूसरा पार्ट देखोगे तो सिटीजनशिप की बात करता है। तीसरा पार्ट देखोगे तो फंडामेंटल राइट की बात करता है। चौथा पार्ट देखोगे तो डीपीएसपी की बात करता है। और डीपीएसपी के बाद 4A पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, पहली चीज। आगे अगर हम देखें, शुरुआत में या 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में पार्ट 4A में शामिल किया गया था, वो शुरुआत में कितनी थी, 10 थी। तो शुरुआत में फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो 10 थी, लेकिन आगे चलकर भारत के संविधान में एक अलग से फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा भारत के संविधान में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। हमको पता है कि ये वो वाला समय है जब भारत में दूरदर्शन पे गाने आते थे, स्कूल चले हम। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है, अगर हम इसको एक बार नजर भी डाल लें तो क्या है ये समझिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि इसमें शायद कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, चलिए इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि क्या कहती है फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहती है कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को या जिस बच्चे को पास अपने रखे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड है हमारे संविधान की 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जोड़ी गई। इस बात को आप सबको याद रखना। अब अगर हम आगे इस थोड़ा सा आर्टिकल पे आए तो यहां पर हम देखेंगे कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है ये समझिए। भारत के संविधान में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो जस्टिशिएबल हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, यानी ये वाद योग्य हैं, जस्टिशिएबल हैं। लेकिन कुछ भारत के संविधान के ऐसे पार्ट हैं जो नॉन जस्टिशिएबल हैं, अवाद योग्य हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, फंडामेंटल ड्यूटीज हमसे ये अपेक्षा की गई है कि हम उनका पालन करें, अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। इस बात को याद रखना कि ये भी कैसी हैं, अवाद योग्य या नॉन जस्टिशिएबल हैं। अब आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा देखेंगे कि आखिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका महत्व क्या है। तो देखिए पहला महत्व क्या है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारे राइट्स या अधिकार प्रदान कर दिए जाएं तो दूसरी साइड वो व्यक्ति अपनी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी ना माने, यानी अधिकार तो खूब सारे दे दो लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई कर्तव्य ना माने, तो फिर क्या होगा कि एक प्रकार की तानाशाही उत्पन्न होगी। अब क्या होगा कि जैसे हमने जर्मनी में देखा कि इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी मतलब जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन बनी तो हिटलर के पास राइट तो सारे थे लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी कोई नहीं थी। उसने अपना कोई भी कर्तव्य नहीं समझा कि शांति बनाए रखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं समझा, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इस चीज़ से हम सीख ले सकते हैं कि अधिकार का महत्व तो तभी तक है जब साथ साथ में कर्तव्य जुड़े हों। जैसे अगर आपको अपने बहुत सारे घर के सारे अधिकार मिल जाएं लेकिन उसके बाद आपका ये अधिकार हो कि घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का लालन पालन आपको करना है, तो मतलब आपका कर्तव्य हो, कर्तव्य आप समझो, तभी बैलेंस बन पाता है। यानी शक्तियों के साथ अगर व्यक्ति अपनी कुछ कर्तव्य या ड्यूटी समझेगा तभी बैलेंस बनता है, अन्यथा एक अव्यवस्था उत्पन्न होगी जो उचित नहीं है। दूसरी चीज देखते हैं, वार्निंग टू द पीपुल अगेंस्ट द एंटी सोशल एक्टिविटीज। जो भी व्यक्ति एंटी सोशल एक्टिविटीज में संलिप्त हैं उनके लिए ये एक प्रकार से वार्निंग के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सामान्य तौर पर यह बताया जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे झंडे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, जो भी हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर हैं उनका सम्मान करना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना चाहिए, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी किसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। आगे देखते हैं, हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स द नेशन। देखिए
ये क्या करता है कि जो भी आपका अनुशासन है और राष्ट्र के प्रति जो आपका कमिटमेंट है या समर्पण है उसको भी बढ़ाने का काम करता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। साथ ही साथ इट हेल्प्स द कोर्ट, ये कोर्ट की भी सहायता करता है। किस लिए? अगर कभी कोर्ट किसी कानून की जांच करती है कि वो कानून संवैधानिक है या नहीं है, तो होगा क्या, होगा ये कि कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का सहारा ले सकती है। कैसे? अगर मान लो संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून फंडामेंटल ड्यूटीज को बढ़ाने का काम करता है, तो कोर्ट अगर उसकी संवैधानिकता की जांच करेगी तो उसके प्रति नरम रुख रखेगी, क्योंकि कोर्ट ये जानती है कि ये कानून फंडामेंटल ड्यूटीज को बढ़ाने का या प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं। अब दिक्कत क्या है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर कैसा होना चाहिए, इसको लेकर बड़ा विवाद रहा है शुरुआत से। इसलिए एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज 1999 में। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए क्या कहा, आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स। जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये देखिए रिकमेंडेशन क्या किया है, इन्होंने कहा है कि भारत के संविधान के कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाना ज़रूरी है। तो वर्मा कमेटी ने भी यही सिफारिश की है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस बात को याद रखना कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू, तो ये याद रखना फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन हो सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो वर्मा कमेटी है ये किस भारत के संविधान के किस पार्ट से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति या मूल कर्तव्य के प्रति। देखिए रंगनाथ मिश्रा जजमेंट यानी 2003 में जो एक केस था रंगनाथ मिश्रा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज शुड नॉट ओनली बी इन्फोर्स्ड बाय लीगल सैंक्शंस बट ऑल्सो बाय सोशल सैंक्शंस। अब ये समझिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को केवल कानून के द्वारा नहीं लागू किया जाना चाहिए, साथ ही साथ सोशल सैंक्शंस के माध्यम से भी उसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर ये सोशल सैंक्शन है क्या। देखिए लीगल सैंक्शन का मतलब है कि संसद कानून बनाए और कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल सैंक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जो भारत के संविधान के पार्ट 4A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट है, तो सामाजिक तौर पर भी लोग उसकी आलोचना करें, इसी को बोलते हैं सोशल सैंक्शंस। यानी मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ कृत्य किया, अब आप उसको देख रहे हो और आपको पता है कि ये भारत के संविधान के पार्ट 4A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का वॉयलेशन है, तो आप सामाजिक तौर पर भी उसका विरोध करो, इसी को बोला गया है सोशल सैंक्शन। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको कानून के साथ साथ सोशल सैंक्शन के माध्यम से भी इन्फोर्स्ड करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक केस और है, एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2001। अब देखिएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिस प्रकार भारत के संविधान के पार्ट 3 में मौजूद फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेम वैसे ही भारत के संविधान के पार्ट 4A में मौजूद फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सिबल लाइक फंडामेंटल राइट। एम्स स्टूडेंट यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन फिर भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको फंडामेंटल राइट की तरह इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। इस बात को याद रखना कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीगल सैंक्शन बनने चाहिए, यहाँ पर कहा कि उसको फंडामेंटल राइट की तरह इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता।